नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए के नारे के साथ उतरे थे। पीडीए के नारे का लाभ मिला और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। लोकसभा सांसद की संख्या उनकी भाजपा से भी ज़्यादा हो गई और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सफलता के वजह से मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं बना पाए और उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ ना देते तो आज मोदी जी की सरकार भी ना होती। ये सिर्फ अखिलेश यादव की देन थी। अखिलेश यादव जी ने इस समय बहुत प्रचंड फॉर्म में हैं, देश के बड़े नेता हैं। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उनकी है समाजवादी पार्टी और गंभीर माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं। और उन्होंने एक बात रखी है, उस बात को पहले सुन लीजिए। क्या बोला है उन्होंने मीडिया के सामने? मीडिया के सामने श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ऊंची जाति के लोग। पहली बात तो मैं मनोज मुसाफिर ये मानता हूं कि संविधान लागू होने के बाद ऊंची जाति और नीची जाति का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय को और वैश्य को पूरी तरह सामान्य वर्ग में रखा गया। फिर उसके बाद ओबीसी बनी, एससी बना, एसटी बना। तो चार ही विभाजन है, एक सामान्य वर्ग, एक ओबीसी, एक एससी और एक एसटी। तो ये जो सिगुपा फोर है कि ऊंची जाति नीची जाति, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात वो कह रहे हैं, उनके शब्दों पे ना जाके अगर उनके हम भावनाओं पे जाएं अखिलेश यादव जी के, तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अपर कास्ट ऊंची जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी पे कब्जा है। इस बात में सच्चाई है। अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं, किसी भी प्रदेश के आप जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर, वाइस चांसलर को देखिए, वीसी को देखिए, वाइस चांसलर देखिए, प्रॉक्टर देखिए और साथ में वहां पे जो प्रिंसिपल हैं उनको देखिए, तो आप सभी को मालूम चलेगा कि ये एक जाति विशेष के लोग हैं, एक वर्ग विशेष के लोग बैठाए गए हैं। और वर्ग विशेष के लोग बैठते हैं तो समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी दिक्कतें आती हैं। जहां पर ये कहते हैं कि ऊंची जाति के लोग बैठे हुए हैं, अपर कास्ट के लोग का यूनिवर्सिटी पे कब्जा है, शायद अखिलेश यादव जी उसी समय भूल जाते हैं कि उनको मौका मिला उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल बनाने का, तो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बना दिया। जिस माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं और सिद्धार्थ नगर के कॉलेज में इनकी सह पर किस प्रकार से, जिस वर्ग की बात करें उस वर्ग के कितने लोग प्रोफेसर बन गए और कैसे बने, ये भी एक सोचने का विषय है। साथ में जब ये विधानसभा अध्यक्ष बनाया था माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, तो उस विधानसभा अध्यक्ष बनते हुए कैसी नियुक्तियां हुई थी, क्या नियुक्तियां हुई थी, यह भी जांच के घेरे में है। एक तरफ आप पीडीए का नारा देते हैं, जनता के सामने कहते हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी पे कब्जा है, सच बोल रहे हैं आप। ये मैं भी, मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज भी आपके साथ है। आप सच बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज पे कब्जा है। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कॉलेज हो, सब पे आप अगर लिस्ट उठा के प्रधानाध्यापकों को देखेंगे, प्रिंसिपल की देखेंगे, वीसी का देखेंगे, तो आपको 90% सिर्फ उसी अपर कास्ट के लोग दिखाई देंगे जिनकी ये बात कर रहे हैं। और उस अपर कास्ट में भी ब्राह्मण तबके के लोग ज़्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू राजपूत, क्षत्रिय की तुलना में ब्राह्मण ज़्यादा होंगे। ये भी चिंता का विषय है। ये बात बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर ओबीसी की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, तो सर माता प्रसाद पांडे को आपने जब बनाया तो उस समय क्या आपको पीडीए से कोई नेता नहीं दिखाई दिया? सिद्धार्थनगर जहां के रहने वाले हैं, वहां पर कॉलेज की सूची आप देख लीजिए ना कि कितने प्रोफेसर हैं और कितने प्रवक्ता हैं, उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप भी तो उसी पचिन्हों पे चल रहे हैं, जहां आपको मौका मिल रहा है आप वैसा कर रहे हैं। और फिर आगे अखिलेश यादव जी इसी बाइट में कहते हैं कि अपर कास्ट के लोग ओबीसी, एससी, एसटी को बच्चों को आने नहीं दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में। अब अपर कास्ट के लोग अगर आने नहीं दे रहे हैं तो आपकी जब सरकार थी तो आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? 2012 से लेकर 2017 में सरकार थी, आपने क्या किया? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। कह रहे हैं कि बाबा साहब के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
सर बाबा साहब के लिए आपने क्या किया? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज बहन मायावती जी की सरकार में हुआ था, नाम किसने बदला? 4 जिलों के नाम, संत रविदास नगर का नाम किसने बदला? रमाबाई अंबेडकर का जिले का नाम किसने बदला? सवाल सर आपसे भी उठता है। आप उस समय जब मुख्यमंत्री थे तो आपने ये सब बातों पे क्यों नहीं अमल किया? और अगर आप नौसिखिए थे, गलती हुई, तो आज तक आपने समाज से माफी क्यों नहीं मांगा, क्षमा क्यों नहीं मांगा कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, स्वीकार क्यों नहीं किया आपने? सर आगे आप कह रहे हैं कि अपर कास्ट के लोग, ये निश्चित रूप से सही है, आपकी बात भी सही है, लेकिन आप भी उसी पच्चीनों पे चल रहे हैं, इसको भी स्वीकार कीजिए। आज जितने यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, सब यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ठूस ठूस कर एक वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा कर लिया गया। ओबीसी एसटी का प्रवेश भी रुका, स्कॉलरशिप भी रुका, और साथ में जो भर्तियां हैं उस भर्तियों पे भी किस प्रकार से प्रभावित होता है ये भी किसी से नहीं छिपा है। सर एक बात और आपको बता दो, बीजेपी तो शुरू से विरोधी रही है ओबीसी एससी एसटी के छात्रों के पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जब 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था, तो उस समय उसकी काट में, उसके विरोध में बीपी सिंह की सरकार को गिराने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना गठबंधन वापस ले लिया, अपनी सीटें वापस ले ली और सरकार गिर गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप इसकी भी बात सोचिए, जिस समय 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का प्रावधान लागू हुआ, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी उस समय भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, और उन्होंने सोमनाथ मंदिर से उसकी काट में राम मंदिर सोमनाथ यात्रा निकाल दी है पूरे देश में सितंबर 1990 को। अभी लागू हुआ अगस्त में, और अगले महीने 25 सितंबर से इन्होंने पूरे देश में यात्राएं लागू कर दिया। लोगों को ओबीसी के माइंडसेट को शिक्षा की तरफ जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते को रोक दिया, विरोध कर दिया इन्होंने, और पूरे देश में जो शिक्षा का वातावरण बन रहा था ओबीसी नौजवानों के लिए, उस वातावरण को राम मंदिर, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उस रास्ते पे वो लेकर चले गए और पूरा ओबीसी कार सेवक के रूप में उस रास्ते पे चल बसा। बीजेपी को फायदा हुआ, राजनीतिक में फायदा हुआ बीजेपी को। लेकिन सोचना है कि जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो उस सरकार को गिराने वाले कौन थे? यही तो भाजपा थी ना। फिर उसकी काट में मंडल बनाम कमंडल की यात्रा किसने शुरू की? यही तो भाजपा थी ना। तो क्यों नहीं समझते? और आज आपको और मैं एक बात बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद कांग्रेस और भाजपा की सरकार समय समय पर केंद्र में होती गई, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 27% रिजर्वेशन केंद्र सरकार के अधीन सभी कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। जब कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह की 2004 में बनती है, और उस समय अर्जुन सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह जब उस समय शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, तो अप्रैल 2006 में वो सभी सरकारी, केंद्र सरकार के अधीन सभी कॉलेज में, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, सभी कॉलेज में उन्होंने 27% रिजर्वेशन लागू किया ओबीसी के लिए। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लागू किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने लागू किया, अर्जुन सिंह जी ने लागू किया, तब जाकर ओबीसी के लोग आईआईटी और आईआईएम का चेहरा देख पा रहे हैं। नहीं तो आज जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी ना दिखता। ये अर्जुन सिंह की कांग्रेस की देन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी, इसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी है। क्यों? क्योंकि उसने दिमाग को ये बदल दिया, माइंड को बदल दिया, डाइवर्ट कर दिया। वो लेकर चली गई राम मंदिर पे, जो ही राम मंदिर छूटेंगे मथुरा पे लेके जाएगी, मथुरा छूटेंगे ज्ञानवापी पे, ज्ञानवापी छूटेंगे महाकुंभ पे, महाकुंभ छूटेंगे 144 साल बाद महाकुंभ। ऐसे ऐसे वो लेकर जाती है और इसी प्रकार से आपके सपने को तोड़ रही है। लेकिन मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी से भी पूछना चाहता हूं, सर सामाजिक न्याय की रिपोर्ट अगर लागू कर देते आप तो आज
जो अति पिछड़े समाज के लोग, तेली, तंबोली, कांदू, कलवार, कसौधन के बच्चे आज पिछड़ जा रहे हैं, वो भी आगे चले जाते। लेकिन आपकी भी सर नीयत सही नहीं है। यादव हो, कुर्मी हो, जाट हो, गुर्जर हो, पेपर में ऑन पेपर तो ये ओबीसी हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक दृष्टि से सर ये भी सामान्य वर्ग के बराबर है। आप किसानी में देख लीजिए, खेती में देख लीजिए, इनकी जमीनें देख लीजिए, इनके शैक्षिक भागीदारी देख लीजिए, इनके सरकारी नौकरियों में भागीदारी देख लीजिए, इनकी राजनीतिक भागीदारी देख लीजिए, ये पिछड़े हैं ही नहीं। और आपको इनको अलग करने के लिए सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। मोदी जी से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना चाहिए और योगी जी से जस्टिस राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट को लागू कराना चाहिए। तब हम जितने भी अति पिछड़े समाज के लोग हैं आपका स्वागत करते। जिस प्रकार से बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया था मुंगेरी लाल का आयोग, और उसमें हम सभी अति पिछड़ों को नाली, माई, केवट और साथ में तेली, तंबोली को प्रावधान मिला, आरक्षण अलग से मिला, उस तरह आपको भी सर लागू कराना चाहिए और उसकी मांग करना चाहिए और बताना चाहिए कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आएंगे तो लागू करेंगे। तब तो माना जाएगा कि वाकई में आप ऊंची जाति अप्रकाष्ट अप्रकाष्ट जो चिल्ला रहे हैं वो सही है। नहीं तो माना जाएगा आप भी उसी रास्ते पे हैं, आज चिल्ला रहे हैं और कल सत्ता में आएंगे तो आप भी यही करेंगे। हमारे लिए कुछ नया नहीं होगा।